हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर 4 प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट। प्रॉपर्टी 1 है हमारी, द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट रिमेन्स अनचेंज इफ रो और कॉलम आर इंटरचेंज। मीनिंग है आपके पास कोई मैट्रिक्स दे रखी है, उस मैट्रिक्स का जब आप डिटर्मिनेंट निकालते हैं तो -20 जो भी आपका आंसर आता है, यानी जो आपको मैट्रिक्स दे रखी है उसका डिटर्मिनेंट पे जो भी आंसर आएगा, और उसी मैट्रिक्स का जब आप रो और कॉलम को इंटरचेंज कर देते हैं, मीनिंग कि ये जो मैट्रिक्स गिवन थी आपकी, मैट्रिक्स के रो और कॉलम को इंटरचेंज किया, मतलब रो तो बन गई कॉलम, कॉलम बन गई रो, यानी जैसे आप इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करेंगे तो आपको ये मैट्रिक्स मिलेगी, और इस मैट्रिक्स का आप डिटरमिनेंट निकालेंगे तो आपको वही सेम आंसर आएगा जो आपका पहली वाली मैट्रिक्स यानी चेंज करने पर नहीं आ रहा था। मीनिंग अगेन रिपीटेड कि जो भी मैट्रिक्स आपको गिवन है उस मैट्रिक्स का जब आप डिटर्मिनेंट निकालेंगे और डिटर्मिनेंट निकालने पर जो आंसर आएगा, और उसी मैट्रिक्स का जब आप इंटरचेंज यानी ट्रांसपोज निकाल देते हैं तो ट्रांसपोज निकालने पर जो आंसर आएगा वो आंसर दोनों का सेम होगा। यानी हम कह सकते हैं जो मैट्रिक्स आपको गिवन है और ट्रांसपोज करने पर जो मैट्रिक्स आ रही है उन दोनों का जो डिटर्मिनेंट होगा वो दोनों का क्या होगा, सेम होगा। जैसे हम लोगों ने यहाँ पर हमने एक मैट्रिक्स कंसीडर करी है 2 -3 5 6 0 4 1 5 -7, ठीक है। हम इसका डिटरमिनेंट निकालते हैं, जब इसका डिटरमिनेंट निकालेंगे तो 2 के अकॉर्डिंग रो और कॉलम को छोड़ स्किप किया, हमारे पास 0 4 5 -7 एलिमेंट बचे, फिर ये एलिमेंट माइनस का है, फिर -3 के अकॉर्डिंग हमने ये रो और कॉलम छोड़ा, फिर जो एलिमेंट बचे 6 4 1 -7, ऐसी 5 के अकॉर्डिंग रो और कॉलम हमने छोड़े तो 6 0 1 5 आ गया। हमने इसके अकॉर्डिंग डिटरमिनेंट निकाला, डिटरमिनेंट निकालने पर हमारा आंसर आया -28। सेम इसी तरीके से अब जो मैट्रिक्स आपको गिवन थी उस मैट्रिक्स का आप ट्रांसपोज कीजिए। मैंने यहाँ A1 से डिनोट किया, आप ट्रांसपोज से भी नोट कर सकते हैं इस तरीके से, ठीक है ना, आप इस तरीके से भी नोट कर सकते हैं। और इसी मैट्रिक्स का जो ट्रांसपोज किया, ट्रांसपोज करने के बाद जो मैट्रिक्स का आप डिटरमिनेंट निकालेंगे तो आंसर आपका सेम आएगा, यानी कोई चेंज नहीं आएगा। तो सिंपल प्रॉपर्टी 1 कहती है कि एक मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट इंटरचेंज करने पर भी उसका डिटरमिनेंट सेम ही आता है। प्रॉपर्टी 2 है इफ एनी 2 रो और कॉलम ऑफ डिटरमिनेंट आर इंटरचेंज, या जब आप किसी भी मैट्रिक्स के 2 रोज को या 2 कॉलम को आपस में इंटरचेंज करें तो आपके साइन ऑफ डिटरमिनेंट चेंज, तो बस डिटरमिनेंट के आंसर तो सेम आएंगे लेकिन साइन में डिफरेंस होता है, यानी अगर पहले आपका +4 आ रहा है तो लास्ट में आपका -4 आएगा। तो देख सकते हैं सिर्फ इसमें साइन के डिफरेंस आएगा। आपको ए मैट्रिक्स गिवन है, ए मैट्रिक्स का आपने डिटरमिनेंट निकाला, देख सकते हैं इस वाली मैट्रिक्स से जब हमने डिटरमिनेंट निकाला 4 आया, और जब हमने R1 R2 को इंटरचेंज कर दिया तो हमने क्या किया, हमने R1 और R2 को इंटरचेंज कर दिया, यानी R1 101 था, हमने इसको R2 की जगह R2 को R1 की जगह लिखा। इंटरचेंज करने पर ये मैट्रिक्स है और इस मैट्रिक्स का हमने डिटरमिनेंट निकाला तो कितना आंसर आ गया, -4। तो कह सकते हैं कि जब हम 2 रो और 2 कॉलम को इंटरचेंज करने के बाद डिटरमिनेंट निकालते हैं तो दोनों के आंसर में से साइंस का डिफरेंस आता है, और ठीक है ना, और किसी चीज का डिफरेंस नहीं आएगा, सिर्फ आंसर तो न्यूमेरिकल एक तरीके से सेम रहेगा बट प्लस माइनस का फर्क आता है। नेक्स्ट हमारा जो थर्ड में बोला है कि इफ एनी 2 रो और कॉलम आर आइडेंटिकल, जब हमारे किसी भी मैट्रिक्स में 2 रो या 2 कॉलम आइडेंटिकल होते हैं तो वैल्यू जो होती है डिटरमिनेंट की वो क्या हो जाएगी, 0। मीनिंग आपके पास कोई भी मैट्रिक्स है, 2 रो या 2 कॉलम आपकी कभी भी सेम हो जाए, यानी जैसे यहाँ पर देख सकते हैं कि R1 3 2 3 है और R3 भी 3 2 3 है, मीनिंग R1 और R3 जो है सेम है, ठीक है ना। जो न्यूमेरिकल R1 में जो एलिमेंट R1 में है वही एलिमेंट R3 में है, यानी कह सकते हैं R1 R3 सेम है, यानी यह आइडेंटिकल है, तो उसका हम डायरेक्टली आंसर डिटरमिनेंट का क्या कह सकते हैं, हम 0 कहेंगे। जब भी कभी 2 रो और 2 कॉलम आपके सेम आए तो आप उसका डायरेक्टली आंसर 0 कह सकते हैं। और देख सकते हैं हमने यहाँ पर इसको सॉल्व भी किया है, R1 और R3 सेम है, जब हमने इसका डिटरमिनेंट निकाला तो आंसर क्या आ रहा है, 0। तो हम इस प्रॉपर्टी से कह सकते हैं, प्रॉपर्टी 3 से, कि जब भी किसी भी मैट्रिक्स के 2 रो और कॉलम आइडेंटिकल यानी सेम होते हैं तब उसका डायरेक्टली डिटरमिनेंट क्या आता है, 0 आता है। क्लियर है ना। और फिर एक और चीज यहाँ पर कि जब भी आपको कोई मैट्रिक्स गिवन है और उस मैट्रिक्स का कोई भी एक रो
या कॉलम, कोई रो या कॉलम पूरी तरीके से जीरो हो जाए, जैसे यहाँ C1 कम्प्लीटली जीरो है, अगर ऐसी कोई भी रो जीरो हो जाती है तो आप उसका डायरेक्टली आंसर क्या कह सकते हैं, जीरो। यानी दो केस बनते हैं, एक तो जब आपके दो रो और दो कॉलम आइडेंटिकल यानी सेम होंगे तब आंसर जीरो आएगा, और एक कम्प्लीटली रो या कॉलम कम्प्लीटली जीरो आ जाए आपका आंसर, तब डिटरमिनेंट जीरो आएगा। ठीक है ना। अब हमारे पास प्रॉपर्टी आती है 4। प्रॉपर्टी 4 है कि ईच एलिमेंट ऑफ अ रो, ईच एलिमेंट ऑफ अ रो या कॉलम ऑफ डिटरमिनेंट्स मल्टीप्लाई के देन वैल्यू गेट मल्टीप्लाई बाय के। तो इसका मीनिंग है जब भी आप किसी भी मैट्रिक्स के डिटरमिनेंट की कॉलम और रो को किसी भी कांस्टेंट नंबर से आप मल्टीप्लाई करते हैं तो आपके आंसर में भी के, जिस नंबर से आप मल्टीप्लाई करेंगे उसी नंबर का उतने ही नंबर के मल्टीपल में डिफरेंस आता है। मीनिंग जैसे हमारे पास एग्जाम्पल से हम समझते हैं, हमारे पास एक मैट्रिक्स है, हमने उस मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट निकाला। जब हम इस मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट निकालते हैं तो डिटरमिनेंट निकालने पे आपका आंसर आ रहा है 4। ठीक है ना, आपका आंसर कितना आ रहा है 4। तो देखो अब जो मैट्रिक्स आपकी गिवन थी आपने उस मैट्रिक्स में R1 में मल्टीप्लाई करा दिया 3 का। जब आप R1 में 3 का मल्टीप्लाई करा रहे हैं तो आपके लिए आपके पास एक न्यू मैट्रिक्स आ जाएगी। तो 3 1 जा 3, 3 की 0 से 0 और 3 1 जा 3, तो आपके पास न्यू मैट्रिक्स आ गई। जो आपके R2 और R3 होंगे वो सेम होंगे, सिर्फ हम मल्टीप्लाई किस में करा रहे हैं, R1 में करा रहे हैं, तो इसलिए R2 R3 एज इट इज चलेंगे। तो जैसे ही आपने 3 की मल्टीप्लाई कराई तो आपके पास एक न्यू मैट्रिक्स आ गई, उस न्यू मैट्रिक्स को हमने नाम दे दिया A1। ठीक है ना। अब जो न्यू मैट्रिक्स आई आपकी A1, हमने उसका डिटरमिनेंट निकाला। डिटरमिनेंट कराने पर कितना आंसर आ गया, 12। तो देख सकते हैं पहले वाले मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट जब आ रहा था 4 और दूसरे वाले का आ रहा है 12, और हमने मल्टीप्लाई किससे कराई थी, 3 से। तो यानी पहले और दूसरे में जो आंसर आया है वो 3 के मल्टीपल का डिफरेंस है। मीनिंग 4 3 जा 12 आ जाएगा। तो क्या आ जाएगा, 4 3 जा 12 आ जाएगा, यानी उतने ही नंबर के मल्टीपल में फर्क आएगा। यानी इस 12 को लिख सकते हैं हम 3 into 4। ठीक है ना। और ये जो 4 है, ये 4 जो था किसके इक्वल है, डिटरमिनेंट A के। तो इस 4 की जगह हम डिटरमिनेंट A लिख सकते हैं। तो कह सकते हैं कि A1 का डिटरमिनेंट बराबर होगा 3 टाइम्स डिटरमिनेंट A के। तो सिर्फ उसके आंसर के मल्टीपल के टाइम्स में फर्क पड़ता है, बाकी और किसी चीज में फर्क नहीं पड़ता। जितने नंबर से आप मल्टीपल करा रहे हैं उतने ही टाइम्स में आपका फर्क आता है। ठीक है ना। अब देख ही सकते हैं कि यहाँ 4 है तो यहाँ 12 है, तो आपने मल्टीप्लाई कराया 3 से, तो कितना आ गया, 4 3 जा 12। तो यानी जितने नंबर से मल्टीप्लाई कराया उतने ही नंबर का डिफरेंस यहाँ पर आता है। प्रॉपर्टी 5, इफ सम और all elements of a row or column of determinant are expressed as sum of two term, then the determinant can be expressed as sum of two or more determinant। मीनिंग है कि जब भी आपके पास कोई भी मैट्रिक्स में दो एलिमेंट जॉइंट हो रखे होते हैं। मीनिंग जैसे R1 देख सकते हैं कि ये वाला R1 है, ये R2 है, ये R3 है। जब R1 रो में दो एलिमेंट जॉइंट है, ठीक है ना, तो आप उनको दो अलग अलग मैट्रिक्स में ब्रेक कर सकते हैं। जैसे R1 में दो एलिमेंट जॉइंट है, अल्फा 1 प्लस बीटा 1, यहाँ पर है अल्फा 2 प्लस बीटा 2, यहाँ है अल्फा 3 प्लस बीटा 3। तो देख सकते हैं हमने अल्फा 1 को अलग करके लिखा, अल्फा 2 और अल्फा 3 को अलग डिटरमिनेंट में लिखा, फिर इसका जो बीटा 1 बीटा 2 बीटा 3 है इसको हमने अलग करके लिखा। बाकी के R2 और R3 जो है दोनों में यहाँ पर सेम चलेंगे, सिर्फ फर्क इतना है कि दो एलिमेंट एडिशन के केस में अगर ज्वाइंट है तो हम उनको अलग अलग करके ब्रेक करके लिख सकते हैं। तो सेम उसी तरीके से यहाँ पर एक्सप्रेस किया है, चाहे वो रो हो चाहे वो कॉलम हो। जैसे XYZ ABC है, यहाँ पर ये दोनों ज्वाइंट है, तो ये C1 C2 है, तो C1 C2 तो दोनों में सेम लेंगे, लेकिन C3 में चेंज हो जाएगा। C3 क्या है, यहाँ पर XYZ हमने यहाँ लिखा और इसका जो ABC हमने दूसरी वाली मैट्रिक्स में लिख दिया। तो इस तरीके से हम उसको एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो मीनिंग वही है प्रॉपर्टी 5 का। ठीक है ना। अब प्रॉपर्टी 6 क्या कहती है कि इफ ईच एलिमेंट ऑफ एनी रो और कॉलम ऑफ अ डिटरमिनेंट आर इक्वी मल्टीप्लाई कॉरेस्पॉन्डेंस एलिमेंट ऑफ अदर रो आर एडिड देन द वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट रिमेन्स द सेम। मीनिंग है जब भी आप किसी भी रो
को किसी नंबर से मल्टीप्लाई कराएं, किसी भी रो को किसी नंबर से मल्टीप्लाई कराएं, मल्टीप्लाई कराने के बाद ऐड कर दें, ऐड कराने, ठीक है ना, ऐड कर दे किसी भी रो में। सेम इसी तरीके से किसी भी कॉलम में आप मल्टीप्लाई करें किसी भी कांस्टेंट टर्म की, और उस मल्टीप्लाई कराने के बाद उसको ऐड कर दे किसी कॉलम में, तो आपके पास जो ऑपरेशन आएगा, ठीक है ना, तो मीनिंग है कि जो आपके पास मैट्रिक्स गिवन है उसका डिटरमिनेंट और ऑपरेशन के बाद जो डिटरमिनेंट होगा वो सेम आंसर आएगा, उसके डिटरमिनेंट पे कोई भी चेंज नहीं आएगा। मीनिंग जैसे हमारे पास यहाँ ये मैट्रिक्स गिवन है, अगर हम इस मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट निकालें, हमने क्या किया कि R3 को K से मल्टीप्लाई कराया। जब हम R3 को K से मल्टीप्लाई कराएंगे तो KR3 KB2 और KC2 आ जाएगा, और मल्टीप्लाई कराने के बाद उसको R1 में ऐड कर देना है। देख सकते हो R1 प्लस K टाइम R3, तो हमने R3 को मल्टीप्लाई कराया K से, फिर उसको ऐड कर दिया R1 में। तो देख सकते हो जब हम इसको K से मल्टीप्लाई तो KA2 को ऐड कर दो R1 में, तो अल्फा आ जाएगा प्लस, तो क्या बना अल्फा प्लस KA2। अब देख सकते हो जो नेक्स्ट यहाँ पर होता है ना, यहाँ उसी के रो में चेंज होता है। मीनिंग अगर मैंने यहाँ R1 लिखा है तो R1 में ही चेंज होगा, और R2 R3 आपके एज इट इज रहेंगे। तो अब देखो यहाँ पर मैंने R3 में इसको K से मल्टीप्लाई करा, ये बना KB2 को यहाँ पर ऐड कर दो प्लस बीटा आ जाएगा। यहाँ पर K की मल्टीप्लाई करा दो KC2 और यहाँ ऐड कर दो तो प्लस गामा आ जाएगा। तो कह सकते हैं अल्फा प्लस KA2, बीटा प्लस KB2 और गामा प्लस KC2। तो A1 B1 C1 A2 B2 C2, ठीक है। अब लास्ट प्रॉपर्टी में हम पढ़ के आए कि जब दो एलिमेंट ज्वाइंट होते हैं तो हम उनको अलग अलग डिटरमिनेंट में ब्रेक कर सकते हैं। जैसे अल्फा इस वाली मैट्रिक्स में तो KA2 दूसरी वाली मैट्रिक्स में, बीटा इसमें तो KB2 इसमें, गामा इसमें तो KC2 इसमें, बाकी की दोनों की रो हमारी दोनों सेम चलेंगी। अब क्या कर सकते हैं, K जो है यहाँ पर R1 में कॉमन है, तो K हम इस R1 में से हम कॉमन ले सकते हैं। जैसे हमने K कॉमन लिया तो यहाँ पर A2 B2 C2 बचेगा, और यहाँ पर ये मैट्रिक्स एज इट इज रहेगी। और देख सकते हो कि A2 B2 C2 और A2 B2 C2 यहाँ पर सेम है, यानी कह सकते हैं कि R1 और R3 जो है सेम है। और जब भी दो रो या दो कॉलम आइडेंटिकल होती हैं तो उसका आंसर डायरेक्टली हम क्या लिख सकते हैं, 0 लिख सकते हैं। और ये वाली मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट आप जो आंसर आएगा डिटरमिनेंट निकालने पर वो आंसर होगा। और देख सकते हैं कि जो मैट्रिक्स गिवन थी इस मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट निकाल लीजिए, और जो हमने ऑपरेशन के बाद ये काम किया इसका डिटरमिनेंट निकाल लीजिए। देखो दोनों का क्या आ रहा है, सेम आ रहा है। तो ये वाली मैट्रिक्स और ये मैट्रिक्स क्या है, सेम, यानी ऑपरेशन लगाने से पहले मैट्रिक्स का आंसर और ऑपरेशन लगाने के बाद मैट्रिक्स का आंसर दोनों का सेम होगा। ये थी हमारी प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट।